गुड मॉर्निंग। और मैं आज फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। जो भी स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में आना चाहता है, जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो 12th में जिन्होंने क्लियर कर लिया है और जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं कि किस फील्ड में जाया जाए, कॉलेज कर रहे हैं, अगर जो भी फील्ड में वो है, अगर वो किसी भी तरीके से मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड है तो उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आज अभी जो फॉर्म भी चल रहा है वो है BSc नर्सिंग। JNM तो बंद हो चुका है क्लियरली। अभी BSc नर्सिंग, नीट एंड फिर अदर है BHMS, डेंटिस्ट वगैरह सारे। अभी मैं क्लियरली BSc नर्सिंग का बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी गर्ल्स होती है जो आफ्टर 12th एंड अभी जिनका रनिंग चल रहा है, हो चुका है, सब चाहती है कि शायद कुछ लोग चाहते हैं और कि वो मेडिकल फील्ड में या नर्सिंग को चूज़ करें। उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसका मैंने वीडियो अपलोड पहले ही कर दिया है, तो वो आप जाके देखिए ताकि आपको BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम के बारे में जो जानकारी चाहिए वो वहाँ से तो मिल जाएगी। अब मैं उसके आगे की जानकारी इस वीडियो में देना चाहती हूँ कि BSc नर्सिंग कोर्स क्या है, उसके लिए क्या करना है और कब करना है, उसके लिए कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे फॉर्म भरे जाते हैं। तो मैं यहाँ हर एक टॉपिक को क्लियर करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ टॉपिक वाइज टॉपिक टू टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। ओके, मैं फर्स्ट टॉपिक होगा कि BSc नर्स मेडिकल में आने के लिए जो मेन है वो है तुम्हें 10th तक तो हर बच्चा नॉर्मल सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ता है, जो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, जिसमें उसे किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करके स्टडी करनी होती है, लाइक मैथ्स, बायो एंड कॉमर्स, आर्ट वगैरह जो भी है। तो मेडिकल फील्ड में आने के लिए आपको सबसे पहले बायो चूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें 12th तक 2 ईयर 11 एंड 12 तो बायो से क्लियर करनी है नॉर्मल मार्क्स से। 60% नॉर्मल, कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें 90% बनाना है तभी तुम कोई इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसका बिल्कुल टेंशन मत ले, हमेशा इंट्रेंस एग्जाम को देख के कोशिश पढ़ाई करें। ऐसा ना सोचे कि हमारा परसेंट हाई बनना चाहिए, हर एक चीज़ को लेके चलो। हम क्वेश्चन पेपर तो ऊपर पढ़ के भी हम 90% बना सकते हैं। हमें पता होता है कि कौन से टॉप क्वेश्चन आते रहते हैं। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिया जाता है कि पिछले साल ये आया था, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग स्टडी कर लेते हैं, तो हम क्लियरली 90 तक चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, 80 तो एबो होता ही है। तो हमें बहुत अंदर से पढ़ाई करती है, यानी हमें हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलना है कि कैसा 11th 12th अगर तुम बेसिक क्लियर कर लेते हो तो तुम्हें BSc नर्सिंग एग्ज़ाम देना बेसिक क्लियर हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। विदाउट कोचिंग तुम BSc नर्सिंग कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनमें मैं भी हूँ, जिन्होंने कोई कोचिंग वगैरह कोई इशू नहीं था। नॉर्मली हमने 12th पढ़ाई करी, उसके बाद हमारा 12th का बेस और थोड़ा पढ़ने के बाद ही हो गया। ओके, फर्स्ट आएगा कि हमें बायो से पढ़ के 12th क्लियर करनी है। ओके, वो भी समथिंग 60 मार्क्स वो होते हैं। फॉर्म वगैरह सबमिट करने के लिए भी एक क्राइटेरिया होता है, 40 to 60% ज़रूरी होता है, पास होना ही है। ऊपर से परसेंट थोड़ा 60 तक चलता है, ठीक है। उसके बाद BSc नर्सिंग के फॉर्म कब निकलते हैं, ठीक है। तो तुम 12th कर लेते हो, लाइक मार्च वगैरह में एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। इसी बीच जब तुम 12th के एग्ज़ाम देते हो, अभी कोविड से पहले ये हो रहा था कि इसी बीच उसके एग्ज़ाम्स फॉर्म निकल जा रहे थे मार्च तक। फरवरी मार्च में उसके एग्ज़ाम फॉर्म्स आ रहे थे, पर अभी जो थोड़ा शेड्यूल चेंज हो गया, जो हमारे इंडिया में, जो इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिले हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग ये भी हमारा एग्ज़ाम भी डिले हुआ, जिसमें अभी 2022-23 का एग्ज़ाम आया है जून में उसकी डेट डिक्लेयर होने वाली है। अभी हुई नहीं है, पर जून लास्ट और जुलाई 1 एग्ज़ाम फॉर्म भर दिए जाएंगे। ओके, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए हमें MP ऑनलाइन पे जाके सारा रजिस्ट्रेशन करवाना है और ये हमारे फॉर्म सबमिट हो जाएंगे। इसके बाद जो हमें एग्ज़ाम तो फॉर्म भर दिया, उसके बाद हमें स्टडी पे आना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट कि हमें उसके लिए क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या होगा। तो BSc नर्सिंग में ओनली 6 सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं। सब लाइक फर्स्ट हो गया फिजिक्स, जो पता है 11th 12th में पढ़ा है, जो मेन होता है। देन सेकेंड हो गया केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड थर्ड हो गया जूलॉजी। ओके, जो हम बायो पढ़ते हैं उसमें जूलॉजी, बॉटनी, एनाटॉमी बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं ना, तो उसमें से हमें जूलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना,
ऑब्जेक्टिव आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें छोटी छोटी बातें पढ़नी होती है कि इसकी खोज किसने की, ये कब स्टार्ट हुआ, वनस्पति वैज्ञानिक फर्स्ट कौन थे, किसने नाम दिया, लाइक ऐसे सारे क्वेश्चन, ठीक है, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनको हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जब हमें 12th का एग्जाम देना होता तो इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाता, तो हमें छोड़ते हुए चलते, तो हमें उन्हें पढ़ते हुए चलना है बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव वाले सारे क्वेश्चंस क्लियर रखने हैं। उसके बाद क्या एक हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, देन आता है बॉटनी। बॉटनी 11th to 12th बहुत कम है, इसीलिए हमें बॉटनी अदर जगह से भी पढ़नी है कि बॉटनी क्या है, उसमें उसका इतना सारा बॉटनी का जितना क्लासिफिकेशन है कि किसके भी मतलब किस क्लासिफिकेशन में कौन सा मतलब किस प्लांट को किस क्लासिफिकेशन में रखा गया है, कौन से वर्ग का है, लाइक ये सारा दिया रहता है बॉटनी में, तो वो आपको पढ़ना है अच्छे से क्योंकि ये 30 मार्क्स का आता है। उसके बाद 4 सब्जेक्ट हो गए, देन 5 आता है हमारा इंग्लिश। ओके, सो इंग्लिश अब कॉमन है, बीएससी नर्सिंग इंग्लिश में हो चुका है, मतलब ऐसा हिंदी और इंग्लिश एग्जाम कॉमन आता है, पर जब हम क्वालिफाइड कर लेते हैं तो ये जो हमारी स्टडी होती है वो इंग्लिश में होती है। ओके, तो हमें हमारी इंग्लिश हमेशा से प्रिपेयर रखना, अच्छे से इंग्लिश पे फोकस करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा मतलब हमारे इंडिया के बोला जाए तो इंग्लिश में बहुत वीक होते हैं, तो इसमें हमें इंग्लिश में ज़्यादा प्रिपेयर करना है। तो 5 सब्जेक्ट और ये कितने मार्क्स का आता है, तो 150 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम, ठीक है। सो हमें 30 आते हैं फिजिक्स, 30 आते हैं केमिस्ट्री, 30 आते हैं जूलॉजी, 30 बॉटनी और 30 इंग्लिश, ऐसा करके पूरा 150 का क्वेश्चन पेपर बन के आता है। सो ये एग्ज़ाम नॉर्मली होती है कंप्यूटर से, है ना, जो ऑनलाइन हो गया सिस्टम हो तो कब से हो चुका है सबको पता है। सो ये ऑनलाइन होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज रखें ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में घबराए ना और अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। एटलीस्ट कंप्यूटर इतना ऑपरेट करते आना चाहिए कि क्लियरली एग्जाम दे दे विदाउट एनी डाउट्स। और अगर डाउट्स है तो वहाँ क्लासरूम में बहुत सारे टीचर्स लोगों की ड्यूटी इसीलिए लगाई जाती है कि वो स्टूडेंट का सारे डाउट क्लियर करके उन्हें मतलब अच्छा सा वो करे, है ना। सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम होता है और ये सिर्फ 2 घंटे का होता है। ओके, तो हमें टाइम मेंटेन करके चलना होता है। 150 क्वेश्चन हमें 2 आवर्स में कंप्लीट करने हैं। सो ये हो गया हमारा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या आता है, सिलेबस कितना आता है। इसमें काउंसलिंग का मैं बता दूँ अच्छे से क्लियर आपको कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है एग्ज़ाम पे लास्ट में, उस पर आपके मार्क्स आ जाते हैं, लाइक किसी 67, 60 मतलब ऐसे अब वो जितने भी, ओके 90, 95 जिसके भी जितने आए, सो वो मार्क्स आते हैं। वो तुम्हारा एक वो होता है कि हाँ तुम क्वालिफाइड तुम्हारे लिए होता हो, तुम्हारा रिजल्ट वो क्लियर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है कि तुम्हारा रियल रिजल्ट है। ओके, सो इस भूल में मत रहना कि 95 हो गया मतलब तुम क्लियर ही पास हो, ऐसा नहीं है, तुम हो। बाकी कट ऑफ का कुछ कह नहीं सकते कि ओबीसी वालों के लिए कितना जाता है, एससी वालों के लिए, क्योंकि क्राइटेरिया अभी भी है कि एससी ओबीसी एसटी। सो ओके, तो उसके बाद जो कंप्यूटर स्क्रीन पे मार्क्स आ गए उसके कुछ महीने बाद एमपी गवर्नमेंट अपना मतलब अपना ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर करती है अपनी वेबसाइट पे बीएससी नर्सिंग या पीएनएसटी से रिलेटेड। तो वो एक डेट होती है जब वो रिजल्ट आता है, हमें वो देखना होता है। उसके बाद हमारा कट ऑफ के अकॉर्डिंग वो कट ऑफ देते हैं, वो रिजल्ट नहीं देते हैं, वो कट ऑफ देते हैं और सारा रिजल्ट निकाल के देते हैं कि तुम्हारे कितने मार्क्स है और एससी का कट ऑफ क्या गया, एसटी का कट ऑफ क्या गया, ओबीसी का कट ऑफ क्या गया। तो वो जो कट ऑफ होता है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें काउंसलिंग के लिए कहा जाता है। काउंसलिंग डेट रिजल्ट आने के कुछ समय बाद आती है, लाइक 1 महीने बाद आ जाए, है ना, तो काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग वैसे तो अभी शायद 2 राउंड में हो रही है, मतलब अभी, पर इससे पहले 2 ईयर पहले जो हो रही थी वो 3 राउंड में हो रही थी। तो जो काउंसलिंग होती है उसमें फर्स्ट काउंसलिंग में तुम्हें फॉर्म भरने होते हैं और तुम्हें ऑल कॉलेजेस डालना है, ठीक है। एमपी में अभी बीएससी नर्सिंग अभी बटा हुआ है, तो इसके समथिंग शायद 16 या 18 कॉलेजेस है, अभी मुझे क्लियर नहीं है। पर जब जेएनएम था तो मतलब कुल मिला के अपने पास कितने 24 कॉलेजेस थे ऑल इंडिया में, जिसमें 22 कॉलेजेस जेएनएम के थे और 3 एमपी में, ओके, और 2 कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस बीएससी के थे, एक उज्जैन और एक जबलपुर। और इंदौर में भी होता है पर वहाँ पे थोड़ा सेमी गवर्नमेंट टाइप होता है। तो है मतलब जो जेएनएम थे उन्हें भी फिर से बीएससी बना दिया गया है और सारा इंग्लिश में कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो हिंदी का कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें हिंदी में लिखना है। जो एग्ज़ाम होते हैं जब फाइनल, जैसे फर्स्ट ईयर के फाइनल दोगे तो इंग्लिश में ही देना है, इसलिए अपनी इंग्लिश को अभी से रिकवर करते रहे कि हाँ हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देन इसके बाद जैसे आप लोगों ने अब क्या हो गया, कॉलेजेस के बारे में पता कर लिया, काउंसलिंग, ओके। देन उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया और आप अगर जाते हो एग्ज़ाम मतलब एडमिशन लेने,
तो एडमिशन में यहाँ एडमिशन फ़ी के बारे में क्लियर कर देती हूँ कि आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको लाखों रुपए लग रहे हैं। गवर्नमेंट होता है, हाँ थोड़ी फीस लगती है, लाइक एडमिशन के वक्त अभी क्या मतलब इस ईयर क्या लगेंगी या पिछले ईयर क्या था या ये वाला तो नहीं मुझे उतना वो है नॉलेज, बट हाँ हम लोगों के टाइम ओनली एडमिशन फीस सिर्फ 2000 रुपये लगी थी। देन अदर ड्रेसेस वगैरह और अपना जो सामान है वो उसका खर्चा अलग है, पर ओनली एडमिशन फ़ीस, तो ऐसे कोई ज़्यादा फीस नहीं लगती है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास इतने पैसे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, हम कैसे एडमिशन लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप कभी भी अगर आपका हो जाता है तो आप इन चीज़ों से डर के तो बिल्कुल मत रुकिएगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, आगे कितनी प्रॉब्लम आएंगी, आगे बहुत पैसा लगेगा। कभी भी अगर तुम्हें कोई चीज़ मिलती है या तुम्हारा कहीं सिलेक्शन होता है, वहाँ तुम आगे का सोच के कभी मत डरो, जाके पहले एडमिशन लो, वहाँ की सिचुएशन देखो, वहाँ देखो कि क्या हुआ, क्योंकि हर एक चीज़ का रास्ता निकल के आता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें कोई हेल्प ना मिले या कुछ सही ना हो, तुम उसे छोड़ना नहीं है कुल मिला के, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी मत सोचना कि नहीं हो पाएगा, फीस अगर वो नहीं हो पाएंगे, हमारे घर से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद फीस तो नॉर्मल होती है, एडमिशन फीस समथिंग समझ लो कि समथिंग 5000 रुपये का खर्चा होता है एडमिशन लेते तक। देन फीस के बाद हम लोग का वहाँ पे जैसे अगर बाहर कॉलेजेस मिलते हैं तो हॉस्टल अलॉट हो जाता है, जो मतलब गर्ल्स लोगों का होता है। तो खैर अभी तो गर्ल्स ही दे रही है, बॉयज़ लोगों को इसमें कॉमन नहीं किया है, ओनली अभी इस ईयर भी गर्ल्स लोगों के लिए ही है गवर्नमेंट वाला। तो नॉर्मल गर्ल्स कॉलेज अवेलेबल हो जाते हैं हर जगह, जहाँ भी कॉलेजेस हैं वहाँ गर्ल्स कॉलेज अवेलेबल रहते हैं, तो रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना हमें वहाँ पे रहने के लिए कोई फ़ीस पे करनी होती है कि हाँ हमें मंथली कुछ रेंट देना है, पे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मेस चार्ज हमें देना होता है जो समथिंग 2000 रुपये होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो पर मंथ हमें मेस चार्ज देना होता है, हॉस्टल के मतलब हॉस्टल अवेलेबल होता है। उसके बाद जो कॉलेज होते हैं उसमें स्टडी प्लस ट्रेनिंग दोनों चीज़ें दी जाती हैं। वही के वही उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है जहाँ तुम्हें ट्रेनिंग दी जाती है। एडमिशन के बाद एक एग्ज़ाम होता है PNST, मतलब एक एग्ज़ाम होता है जिसमें जिसे क्वालिफाइड करनी होती है। उसके बाद आप लोगों को लाइक शपथ दिलाई जाती है कि आप नर्सिंग में आ चुके हो और आपको देश की सेवा करना है, मरीजों की हेल्प करना है, ऐसा ऑल। देन उसके बाद आप लोगों की जॉइनिंग होती है हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए। तो आपको हर अलग अलग वार्ड में 2-2, 3-3, 4-4 गर्ल्स की ड्यूटी लगाई जाती है अकॉर्डिंग टू मतलब क्वांटिटी ऑफ गर्ल्स। देन उनकी ड्यूटी लगाई जाती है अलग अलग वार्ड में, मतलब बहुत सारे वार्ड होते हैं, फीमेल मेडिकल, मेल मेडिकल, जीरियाट्रिक वार्ड, OT, ICU, SNCU, PICU, बहुत सारे वार्ड्स होते हैं। वहाँ सबकी ड्यूटी मंथली लगाई जाती है, किसी की वीकली लगाई जाती है, उसके बाद चेंज कर देते हैं ताकि स्टूडेंट हर एक वार्ड का बहुत अच्छे से सीख ले। इसके साथ ही उनकी पढ़ाई भी चलती है, एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो ये कुल जो हमारा BSc नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो 4 साल का होता है। इस तरीके से हमारे सारे 4 साल इसमें इन्वेस्ट होते हैं। और इसके बाद इसमें इंटर्नशिप भी होती है जो एक मतलब अब तो 7 में काउंट कर दी गई है, मतलब 4 ईयर में 6 मंथ की इंटर्नशिप काउंट कर दी गई है, यानी 4 मंथ का ही एक्स्ट्रा इंटर्नशिप नहीं करनी है कि तुमने 4 मंथ ईयर का कर लिया उसके बाद 6 मंथ की तुम्हें इंटर्नशिप करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली 4 मंथ में सब क्लियर हो जाएगा, इंटर्नशिप प्लस तुम्हारा बेसिक कोर्स। ओके, सो ये हो गया कॉलेज का कि इस तरीके से ट्रेनिंग होती है, स्टडी होती है और सारा सब कुछ वही अवेलेबल होता है। सो अगर आप भी BSc नर्सिंग के लिए इंटरेस्टेड है और देना चाहते हैं तो दे। और इसकी सैलरी सबसे मेन ये होता है कि जब हम किसी जॉब को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी सैलरी उसका स्टेटस देखते हैं कि हाँ इस जॉब से हमें कितना बेनिफिट मिल सकता है, हमारी रेपुटेशन क्या होंगी, हम मतलब किस बेस पे काम करेंगे। लाइक तो BSc नर्सिंग पहले स्टाफ नर्स होता था, अब इसे नर्सिंग ऑफिसर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो जब आप क्वालिफाइड होकर एक स्टाफ नर्स ना बन के आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, देन सैलरी में भी बहुत सारे इंक्रीमेंट हुए हैं अभी। सो अभी 2022 का पे बोला जाए तो समथिंग 45,000 है, जो 45,000 अभी चल रहा है। मतलब अभी का पे जो है BSc नर्सिंग का 40,000 चल रहा है, जो आगे और बढ़ जाएगा। सो ये बहुत अच्छी जॉब है और इसमें ज़्यादा कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूरा दिन देना है, लाइक सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी होती है। तो ये बहुत गर्ल्स लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है BSc नर्सिंग। तो आप जो भी करना चाहते हो प्लीज़, अभी एग्ज़ाम फॉर्म निकलने ही वाले हैं,
तो आप इस चीज़ पर ध्यान दें और एग्ज़ाम दें और अच्छे से पढ़ाई करके क्लियर करें और आगे जॉब करें। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही थी। सो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे बहुत अच्छे इससे रिलेटेड सब्जेक्ट मतलब वीडियोस आने वाले हैं। और मैं बीएससी नर्सिंग में क्या स्टडी होती है, क्या पढ़ाते हैं, जो बेसिक टॉपिक होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते इजीली, उन पे भी वीडियो बना के अपलोड करने वाली हूँ। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और आपके जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उसका आंसर अच्छे से दे पाऊँ।